बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। दोस्तों की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ। मैं उम्मीद करता हूँ जी आप सब अच्छे होंगे। बड़ा लॉन्ग डे था जी, बड़ा थकावट वाला दिन होता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो उस पर स्पाउस वीज़ा के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत से दोस्तों के जो सवालात आए हुए हैं वो स्पाउस वीज़ा के हवाले से हैं, पार्टनर वीज़ा जो है उसके हवाले से हैं, डिपेंडेंट वीज़ा के हवाले से हैं। सो अज विआह के हवाले के नाल ही हम लोग आज बातें करेंगे जी। और आज की ये सवाल का सेशन जो है वो स्टार्ट करने से पहले जो है दो तीन छोटी छोटी बातें मैं आपसे करूंगा, जो कि शायद कि उससे मुझे भी फ़ायदा हो और आप दोस्तों को भी फ़ायदा हो। पहली बात तो ये है कि बहुत से जो है क्लाइंट्स जो है वो समझते हैं कि जी के मैं मतलब शायद रूड बंदा हूँ या थोड़ा गुस्से में मैं बात कर जाता हूँ या क्या है। सो ऐसा शायद ऐसा नहीं है। बड़ा हंसमुख सा और बड़ा जिंदा दिल आदमी हूँ मैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग जो हमारे बाज़ का क्लाइंट्स जो हैं कंसल्टेशन जब वो बुक करते हैं तो जो मुझे नहायत चीज़ बुरी लगती है, गंदी मुझे फजूल चीज़ ये लगती है कि जब वो एक मरतबा अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे उसके बाद वहाँ पे उस वक्त 5 मिनट बात करें, 50 मिनट बात करें, घंटा बात करें। मैंने कभी किसी की कॉल को बंद नहीं किया, बड़े तसल्ली से आराम से मैं उनकी बात सुनता हूँ। एक छोड़ 10 सवाल करें मैं तब उनके जवाब देता हूँ। गुस्सा वहाँ पे आता है जहाँ पे कॉल बंद होने के बाद, ख़त्म होने के बाद 1 घंटे के बाद वो जब उनको बाथरूम आता है या उनको टॉयलेट आता है और वो टॉयलेट में जाते हैं और वहाँ पे उनके दिमाग में एक नया सवाल जन्म लेता है। सो उसके बाद वो बैठे बैठे फिर वो मिस कॉल करेंगे, कॉल करेंगे। वो वहाँ पे जो है फिर दिमाग ख़राब होता है कि यार ये किस तरह के ये कौम है और ये क्यों गोदे गोदे की फर्म के साथ ये क्यों ठीक रहते हैं। क्योंकि वो जिस नंबर से कॉल बैक करते हैं वो नंबर पे नो आईडी आ रहा होता है, नंबर वहाँ पे आता नहीं। वो आपकी कॉल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो है वो पहले उन्होंने अपने पास वहाँ पे सिस्टम पे लगाया होता है कि जो ही आपकी कॉल 15 मिनट के बाद, 30 मिनट्स के बाद एक्स्ट्रा होती है वो आपके पैसे काट लेते हैं। सो मैं देसी आदमी हूँ, पंजाबी बंदे हैं, असी बड़ा खुल के टुरी रहा है। लेकिन मसला की है कि जो साड़ी कौम है या ये जो बाकी लोग हैं ना, इनको उंगली पकड़ाएं ये बाजू खींच लेंगे। ये बहुत गंदी मैं समझता हूँ आदत है। ये आप लोगों को जो है ना, हर एक को नहीं है, ये 100 में से जो है ना 2-3 को ऐसा कीड़ा जो है ना ये काटता है और वो उसकी वजह से जो है फिर मूड ख़राब होता है। एनीवेज, ये पहला कोई भाई साहब का सवाल है जी। इन्होंने FT की पता नहीं क्या इनका लंबा चौड़ा सा नाम है, बड़ा अंग्रेज़ा वाला नाम रखे हैं ना। उन्होंने कहा सलाम प्लीज़ सर, रिप्लाई सर, मेरी वाइफ, एक्चुअली आप वाइफ लिखना चाह रहे थे शायद, तो आपने वाईफाई लिख दिया उनको। वैसे होती तो वाइफ जो होती वाईफाई ही है। दिल करे तो सिग्नल फाड़ ले, ते दिल करे तो नाम पकड़े जो है वो। कल बल्कि दोस्त एक बता रहे थे, कहते जी उनकी जो मिसिज हैं उन्होंने कहा कोई कहीं पे पता नहीं वीडियो ब्लॉग था उनका या क्या था या पता नहीं बात। उन्होंने कहा जी कि मैं जो 7 वलां वाले पराठे ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਈਏ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ कि जी मैं इंज ते मैं इंज। सो बहरहाल भाई साहब आपने कहा जी कि सर मेरी वाईफाई जो है ब्रिटिश हैं, वाईफाई नहीं वाइफ जो है आपकी ब्रिटिश हैं और UK सिटीजन हैं और वो 2 जॉब से अर्न करती हैं 28,600 जो है 28,600। तो उसकी सैलरी है 400 पाउंड्स कम हैं, ये आपने लिखा है जी 29,000 में से। लेकिन हमारा वकील कहता है कि वो नेशनल पे देखते हैं और नेशनल पे के हिसाब से ही पेश पूरा हम होना है। प्लीज़ मुझे कंफर्म करें ताकि हमारा 5,000 पाउंड्स वेस्ट ना हो। आप जैसे बंदों का बिल्कुल मैं समझता हूँ वेस्ट होना चाहिए। जो खाली ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि रास्ता एक ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ करवाना, पैसे वो ले रहा आपके हैं, फीस उसने लेनी, काम आपने करवाना। ਤੇ मैं ना 3 ਚ ना 13 ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ कह रहे जी ਤੁਸੀਂ मशवरा ਦਿਓ जी।
ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ਜੇ फ्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मैं मशवरे दे दिया। सो आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है लीगल एडवाइस लीजिएगा, प्रॉपर वकील कीजिएगा। मैं नहीं कहता मेरे पास आए, मैं तो ऑलरेडी जो है वो कई ऐसे लोगों से तंग हूँ जो जिनको समझ ही नहीं आती और वो जो है वो समझते हैं कि जी हम बड़े सियाने हैं। ये सियाने बंदे जो होते हैं ना, वो कहते सियाना कां कित्थे डिगदा है, ਹੁਣ कोई पंजाबी ही इतने थले लिख के दस सकता है कि कितने डिगदा है। सो 29,000 पाउंड जो है जी, ये थ्रेश होल्ड है स्पाउस वीजा का। आपकी मिसिस की 400 पाउंड कम है, उसमें एक पैनी भी कम होगी तो 100% जो है वो वीजा रिफ्यूज होगा। 29,000 थ्रेश होल्ड है। आपकी मिसिस की 28,999 पाउंड जो है अगर वो सैलरी है, 100% वीजा रिफ्यूज होगा। ये जो जितने वीजाज इस तरह की एप्लीकेशंस होती है ना, ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है। स्पाउस के वीजा में, पार्टनर वीजा में, फियांसे के वीजा में, ये जो ब्रिटिश के साथ जिस वक्त आप मैरिज कर रहे होते हैं, सो वहां पे आपको 29,000 जो है थ्रेश होल्ड दिखाना मस्ट है जी। और मैं कुछ और भी 2-4 गल्लां कहनी है, चलो रहने दो ना, क्योंकि मैं पहले 5-6 मिनट होर गप्पां दे लाता मैं। सो सर, माई वाइफ इज अ ब्रिटिश नेशनल एंड बिफोर माई स्पाउस वीजा वी अप्लाइड फॉर अ फी वेवर एप्लीकेशन and it took 7 months already, but no response from the Home Office. We wrote a letter to them 15th October, but no response yet. I need to know how much time the Home Office makes for the decision. मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि इस तरह नहीं होता कि जी कि आप जो है वो 7 महीने 8 महीने जो है वो फी वेवर की एप्लीकेशन में लगाएं। सो ये नीचे किसी और साहब ने जो है चौधरी बन के उनको मशवरा दिया है, पता नहीं साहब नहीं है साहिबा है। यू आर वेटिंग फॉर अ फी वेवर 7 months। आई पेड फुल फीस फ्रॉम माई पॉकेट इन सेम सिचुएशन 13 months, नो रिप्लाई। पता नहीं कहाँ से आप लोग जो है वो इस तरह की चीज़ें, कौन आप लोगों को बताता है, कहाँ पे आप लोग सीखते हैं, कहाँ पे आप लोगों को इस तरह के टग्गे वकील टक्कर जाते हैं कि जी जो इस तरह की आपकी चीज़ें करते हैं। 8-8 महीने से फी वेवर की एप्लीकेशन पेंडिंग है, 13 मंथ से जो है वो किसी का स्पाउस वीज़ा पेंडिंग है। भाईजान मैनू तो माफ़ी दे दो। हमारे तो क्लाइंट्स जो हैं वो आज मुझे एक क्लाइंट हैं, मैं जानबूझ के बताऊंगा ताकि अगर वो भी वीडियो देख रही है तो वो उसको भी पता चले। वो यहाँ पे थी, यूके में रहती थी, और वो उसको मतलब जो भी उसका फ्लूल टाइप का कोई केस था या बाकी मामला थे, उसको पता था उसका मसले का हल नहीं होना। उसको फिर मैंने एडवाइस किया कि तुम ऐसे करो मेरी बहन, वापस जाओ और तुम्हारा बैक होम से जो है वो वीज़ा लग जाएगा, कोई इशू नहीं आएंगे, कोई डर खौफ की बात नहीं है। तसल्ली से जाओ तो वहाँ पे आराम से वीज़ा लगेगा। एंड थैंक टू अल्लाह, शुक्र अल्लाह का। एप्लीकेशन फाइल की अगर वो देख रही है तो नीचे कमेंट्स करें कि मैं गलत कह रहा हूँ कि नहीं। 6 डेज में, 6 दिन के बाद जो है, विद इन 6 डेज, छठे दिन जो है नेपाल से उसका जो था वो वीज़ा लग गया। और वो आगे से मुझे वैसे तो हल्का सा उसने कह दिया जी मैं आपके लिए नेपाली कैप और गिफ्ट भेजूंगी, लेकिन आज उसने कहा लो जी वो मेरा तो वीज़ा तो 6 दिन के अंदर ही लग गया, 6 डेज के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसकी तो स्टार्ट डेट जो है वो उन्होंने 15-20 दिन बाद की डाली है, तो मेरी तो जॉब चली जाएगी यहाँ से यूके में। मैं तो चाह रही थी कि मैं वीज़ा लगे और मैं फौरी तौर पे आ जाऊँ। सो कई लोग जो हैं वो वीज़ा लगने के बावजूद जो है वो खुश नहीं होते, अप्रिशिएट नहीं करते, और वो कोई ना कोई नुक्स कट लेंदे ने। सो आपके केस में 13 महीने वेटिंग के आ गए, बाकी आ गए। लेकिन भाई साडा ते क्लाइंट जिहड़ा वो तो सुता पिया रात नूं, उसका तो, मेरे तो क्लाइंट्स का बस चलेगा, बल्कि मुझे तो शक होता है कि मेरे घर के बाहर मंजी ढा के लम्बे पे हुए हैं या मेरे ऑफिस के बाहर ही वो बैठे रहते हैं। वो फोन पे वो क्या है कि पता नहीं, मैं शक्ल तो मैं झूठू लगना या बेवकूफ़ लगता हूँ कि मैं जितना कॉपरेट करके देखा है क्लाइंट्स के साथ, लेकिन बहुत से तो क्लाइंट 97% तो बहुत मैं लकी हूँ कि बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन 3-4% कहाँ पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं कि जिनका काम भी हो जाता है, सारा कुछ ठीक होता है, लेकिन वो नशुक्रे लोग कोई ना कोई फिर जड़ा ना पुठी सीधी उंगल देने तो बाज नहीं आते। सो अब अगेन फी वेवर की एप्लीकेशन पे 7 से 8 महीने नहीं लगते। अगेन ये जो स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन होती है, प्रायोरिटी का केस होगा 15 to 20 डेज। अगर उसमें कोई इश्यूज थे, किसी की सेकंड मैरिज थी, किसी के बच्चे थे, किसी के और इश्यूज थे, तो उसमें जो है 3 से 4 महीने लग सकते हैं।
13 मंथ्स का जो है तब भी टाइम नहीं लगता जी। मेरा तो रिकॉर्ड है मेरे क्लाइंट के स्पाउस केसेस में तो 13 महीने आज तक नहीं लगे। सर माई एक्सपीरियंस लेटर इज अ जेन्युइन बट अकॉर्डिंग टू होम ऑफिस डिसीजन क्या जी इजंट है जेन्युइन हाउ शुड आई कंप्लेन जो है। सो ये जो एक्सपीरियंस लेटर जो था ये कहाँ से आपने लिया, ये क्या पाकिस्तान का के अंदर का था या यूके के अंदर का था? एक्सपीरियंस लेटर को जो अगर होम ऑफिस ने कह दिया जेन्युइन नहीं है सो उसमें कहाँ से क्या साबित करेंगे आप भाई साहब? वो आपका ज़ाहिर है जिसने दिया है वो झूठा तो नहीं पड़ेगा, वो तो कहेगा कि जेन्युइन ही है। मेरे पास कई आते हैं दोस्त यार अहबाब रिश्तेदार या कोई ना कोई जो है वो कहते हैं जी आप फर्म का कोई लेटर बना दोगे एक्सपीरियंस लेटर है। वो बास का जो है वो डर खौफ होता है लवी अपन भैया ने कहता है तो इन्हें तो घर जाके भैन ਨੂੰ कुटना है तो चलो इन्हें अपन भैया ने कहा तो इन्होंने लेटर दे दिए। सो वो इस वजह से जो एक्सपीरियंस लेटर देगा वो टेक्निकली तौर पे तो वो जेन्युइन ही होता है। उसको आपने कहाँ पे क्या कंप्लेन फाइल करनी है? शिकायतां छड्या करो, एक दूसरे की टांग खींचना कंप्लेन करना मैं होम ऑफिस को ये कर लूँ वो कर, अपने काम की तरफ फोकस करें। जो आपका उन्होंने अगर एप्लीकेशन को रिफ्यूज किया है उसकी आप ग्राउंड्स देखिए कि क्यों रिफ्यूज किया, उस पर फाइट कीजिए और जो अगर उसके इश्यूज हैं उसको करें। और शिकायतां ने नाल कोई फर्क नहीं पड़ता। होम ऑफिस के अंदर 3.5 लाख पेंडिंग केसेस हैं, बैकलॉग है। इसके अलावा उनके और बहुत से मसले मसाइल हैं। उन्होंने सिर्फ इमिग्रेशन को नहीं देखना होता। होम ऑफिस का मतलब ही यही है कि मदर ऑफ तमाम डिपार्टमेंट्स जो है वो क्राइम डिपार्टमेंट भी उन्हीं के अंडर है, ये बाकी तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्हीं के अंडर आती हैं। सो इस वास्ते वो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਬੌਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ हैं कि ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ यार ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ है ਜਿਹੜੀ शिकायतों ਤੋਂ इलावा ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ कोई नहीं है। सो आप अपना आम खाया करें, गिटलियां जो होता है ना अपना ओदियां गिटकां वो ना गिनया करो, कम करया करो। सो आज का आखिरी सवाल लेते हैं। हमारे दोस्त हैं इश्तियाक साहब जो हैं वो बिजनेस लॉ को और अकाउंटेंसी को डील करते हैं। उनसे किसी ने आज पूछा था तो मुझे उनकी कॉल आई, आज वो हमारे ऊपर वाले ऑफिस में बैठते हैं। उन्होंने उनका सवाल था कि जी के क्या एक जो एक पार्टनर है कपल की हम बात कर रहे हैं, एक शख्स जो है वो रहता है जी यूएई में दुबई में, एक रहता है मेल या फीमेल जो भी है वो रहते हैं कनाडा में। तो क्या वो दोनों जो हैं वो लिविंग रिलेशनशिप की बेस के ऊपर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? ये एक पहला सवाल उनका ये था। द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट, वो नहीं कर सकते। लिविंग रिलेशनशिप के नाम से ही पता चलता है कि लिविंग का मतलब कि आप इकट्ठे रह रहे हैं, आप एक बेड शेयर कर रहे हैं, एक कमरा शेयर कर रहे हैं, एक रूम में रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं या रिलेशनशिप में हैं। और ये आपका रिलेशनशिप जो है इसको 2 इयर्स का मिनिमम लिविंग रिलेशनशिप होता है और दैट मस्ट बी इनसाइड द यूके हो, या अगर आपका आउटसाइड द कंट्री भी रिलेशनशिप है देन स्टिल यू आर लिविंग टुगेदर। जैसे एक शख्स जो है मेरा पिछले में एक क्लाइंट थे, वो थाईलैंड में रहते थे, वो वहाँ पे उनकी किसी थाई लेडी के साथ जो थी वो लिविंग रिलेशनशिप में थे, 2-3 साल से उनका रिलेशनशिप था। उसके बाद उन्होंने ऑन दी बेसिस ऑफ लिविंग रिलेशनशिप जो था एप्लीकेशन डाली और वो सक्सेसफुल होगी। सो लिविंग रिलेशनशिप में दोनों पार्टीज का इकट्ठे रहना द मस्ट है, नंबर 1। अच्छा, अब हम आते हैं उसी सवाल के सेकंड पार्ट की तरफ। क्या जो एक शख्स जो है वो यूके में रहता है और वो कनेडियन के साथ अगर वो शादी करता है तो क्या उसके लिए थ्रेशोल्ड जो है, अब हम बात कर रहे हैं यूके बेस्ड ब्रिटिश, और जो आपका पार्टनर जो कनेडियन है जो कनाडा में रहता है उसके साथ जो है आपका फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड क्या आएगा? उस पर भी आपका फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड जो है वो 29,000 पाउंड्स ही आएगा। डजेंट मैटर आप इथोपिया में शादी कर रहे हैं, आप युगांडा में शादी कर रहे हैं, या आप कनाडा में हैं या पाकिस्तान में, या किसी स्पाउस वीजा में और फियांसे वीजा में, मंगेतर के वीजा, दोनों में थ्रेशोल्ड जो है वो आपका 29,000 पाउंड्स ही आएगा। और एग्जेम्पशंस क्या आ सकती हैं? वो ऐसे ही है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल, उनके कंट्रीज के लिए आपको टीबी टेस्ट करवाना है। कनाडा के लिए टीबी टेस्ट जो है वो नहीं करवाना पड़ेगा। इंग्लिश जो है अगर उनकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है तो वो इंग्लिश की एग्जाम्पशन आ सकती है, लेकिन जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है वो एग्जेम्प्टेड नहीं होता। और अगर वो फियांसे का वीज़ा अप्लाई करते हैं सो उस केस में भी उनको वीज़ा लेके आना पड़ेगा कनाडा से यूके में,
ऑल दो कनेडियन पासपोर्ट के ऊपर आपकी यूके की एंट्री है, आपको वीज़ा नहीं चाहिए, लेकिन वो विजिटर वीज़ा है। अगर आप कहें कि मैं एज अ कनेडियन कनाडा के पासपोर्ट पे यूके आ जाऊं और यहाँ पे मैं आके और उसके बाद मैं यहाँ पे मैरिज रजिस्टर्ड करूं, नहीं, वो आपकी मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। उसके लिए आपको मैरिज विजिटर वीज़ा लेके आना पड़ेगा वहाँ से, चूँकि वो उसका स्पेशल वीज़ा होता है, उसकी बेस के ऊपर आपका यहाँ पे मैरिज रजिस्टर्ड होगी एज अ फियांसे। वहाँ पे जब मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगी उसके बाद आप अपना वीज़ा स्विच करके स्पाउस वीज़ा पे आ सकते हैं। इट्स अ सेम कि जी कि जैसे आप इंडिया से किसी को बुलवा रहे हैं या किसी और कंट्री से, सभी के लिए कानून जो है स्पाउस वीज़ा का कानून जो है 29,000 पाउंड्स का और फियांसे वीज़ा, ये सेम लॉज है सबके ऊपर जो है वो सेम एप्लीकेबल होता है। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा और जाते जाते दो बातें करूंगा। नंबर एक तो ये है कि मैं फ़ोन एडवाइस के और ऑफिस से मुलाकात की फ़ीस चार्ज करता हूँ। इसी पार्ट का ही पार्ट बी ये है कि आप एक मरतबा जब कंसल्टेशन बुक करते हैं तो काइंडली उसी में ही अपने सवालात किया करें सारे। सेकंड, अगर आपने दोबारा करने होते हैं, आपको घंटे बाद दोबारा याद आ जाती है कुछ, दोबारा अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, दोबारा फीस पे कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने सिस्टम ये रखा हुआ है कि जब हम स्टार्ट में ही आपको फीस बता देते हैं कि हम इस केस की कितनी फीस चार्ज करेंगे, और जिस वक्त हम फुल आपका केस फाइल करते हैं तो आपकी चाहे एक अपॉइंटमेंट बनी हो या आपकी 10 अपॉइंटमेंट्स बनी हो, हम तमाम फीस जो होती है कंसल्टेशन की वो मेन फीस में से माइनस करके आपसे सब बाकी फीस लेते हैं। टेक्निकली तौर पे हम आपको फ्री एडवाइस ही इस तरह दे रहे होते हैं, लेकिन वो फीस के पैसे उस वक्त जो है वो लेते हैं जी। और सेकंड बात जो आज की इस वीडियो में मैं करूँगा, खुदा के लिए मंडे टू फ्राइडे 9:30 AM से लेके 5:30 PM तक जो है हमारा ऑफिस का टाइम होता है। और ये कई ऐसे दोस्त हैं रात के 7:30 8 बजे 9 बजे फ़ोन तो मेरा स्विच ऑफ होता है, लेकिन मैं अगले दिन जाके मैं देखता होता हूँ कि यार बहुत जाहल लोग हैं, रात के 1:30 बजे भी कॉल्स कर रहे थे कि पता नहीं रात को वकील जड़ा ने चौकीदारी भी करता है, शायद वो वहाँ पे देगा। और एक सबसे फजूल जो मुझे लोगों की हरकत लगती है, ये सवाल लिख के नीचे डॉट डाल देंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क 4-5 डालेंगे कि पता नहीं अगला बंदा बड़ा क्यूरियस होगा कि यार ये क्वेश्चन मार्क क्या है, वो क्लिक करेगा। बड़ा अनपढ़ों वाला सा ये लाइनें लगती हैं। एग्जैक्ट अपनी एक लाइन लिखते होते हैं कि जी ये मेरा इशू था, ये मेरा मैटर है, ये मेरा केस है, आपने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, रिप्लाई दें फलांगा, जो भी आपने लिखा एक लाइन का लिख के थैंक्स करके वेट करते होते हैं। क्वेश्चन मार्क भेजने से आप जाहल लगते हैं। मुझे तो वो देख के मैं तो इस तरह वीडियो में अपनी भड़ास निकाल ही लेता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।